चलिए अब इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपके पास आता है यूजर आईडी। यूजर आईडी अभी हम यहाँ राइट करते हैं। जो पहली गलती हो रही है वो हो रही है यूजर आईडी में। यूजर आईडी एक आपका लंबा चौड़ा नाम है, ना सिर्फ जो ई से शुरू होता है और आपके नाम पर खत्म होता है, तो पूरा अच्छे से डालिएगा। इसके बाद हम डालेंगे कैप्चा। कैप्चा ये जो नीचे छोटी सी दी हुई नंबर्स हैं इसे हम कैप्चा कहते हैं, तो हम यहाँ डालते हैं। कैप्चा डालने के बाद आप क्लिक करेंगे रजिस्टर पर या फिर पंजीकरण करे पर। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट कर रखा है तो पंजीकरण करे आता है। तो ओटीपी जो आपके पास आया अब हम डालेंगे ओटीपी। ओटीपी डालने के बाद हम क्लिक करेंगे वेरीफाई ओटीपी। वेरीफाई ओटीपी के बाद ये आपको ले जाता है लैंग्वेज पर। देखिए यहाँ आपको डालना है पासवर्ड, और सबसे पासवर्ड डालने से पहले आप ध्यान देंगे कि आप चूज करेंगे लैंग्वेज। यहाँ आप भाषा सेलेक्ट करते हैं। अगर आपको हिंदी पसंद है हिंदी पे क्लिक कीजिए, अगर आपको इंग्लिश पसंद है इंग्लिश पे क्लिक कीजिए। यहाँ जितने भी सवाल आपको सामने दिख रहे हैं वो किस भाषा में आपको दिखने हैं उसको आपको सिलेक्शन करना है, ये चेंज नहीं होती है। आपने मेन ऐप में एक बार इंग्लिश चूज कर लिया वो इंग्लिश ही रहेगी, आपने हिंदी चूज कर लिया वो हिंदी ही रहेगी। तो कन्वीनियंट फिलहाल मैं इसको आपको क्या रखता हूँ, लेट्स सपोज इसको मैं इंग्लिश पर रख के चलते हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर पासवर्ड। लेट मी एंटर। पासवर्ड डालने के बाद हम क्लिक करेंगे सबमिट पर। सबमिट के बाद अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये पूछ रहा है कि आपकी लैंग्वेज इस समय इंग्लिश है, क्या आप कंफर्म करते हैं। देखो एक ना जो गलती मत करना जो इन्यूमरेटर फिलहाल कर रहे हैं, कि कोई भी नोटिस जो एकदम से पॉपअप होके आ रहा है या कहीं भी कुछ भी आ रहा है उस पर नेक्स्ट किया क्लिक किया, ये जो आदत है ये बहुत गलतियां करवा रही है, तो उस चीज को हम ध्यान रखते हैं। फिलहाल हमने सेलेक्ट किया इंग्लिश। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं कन्फर्म। अगर बदलनी है तो यहाँ बदल सकते हो, नहीं बदलनी यही रखनी है तो इंग्लिश पे हम यहाँ कर देंगे कन्फर्म। कन्फर्म करने के बाद ये आता है लॉग इन सक्सेसफुल। अभी आपसे सेट करवाता है पिन। अब पिन क्या है, जैसे कुछ ऐप्स में हमारे पास होता है कि हम पिन डालते हैं और आप जा सकते हैं एंटर हो सकते हैं, बार बार पासवर्ड नहीं डालना है। तो यहाँ जो आप पिन सेट करेंगे इसी से आप हर पूरे इन्यूमरेशन इसी से आप काम करेंगे। तो यहाँ हम पिन सेट करते हैं। लेट्स सपोज आई विल राइट समथिंग, कुछ भी एक 4 नंबर हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये 4 नंबर मैंने इसके अंदर एंटर करा दी, ये मेरा पिन हो गया, मैंने कंफर्म पिन कर दिया। जब आप पहली बार इस स्क्रीन को देखते हैं तो सबसे पहला काम आपको करना है वो करना है रिफ्रेश बटन पर क्लिक। रिफ्रेश करने से क्या होता है, आपका ये जितना भी डेटा है यहाँ वो सभी रिफ्रेश होकर आपके पास आ जाता है। ना सिर्फ ये डेटा आपके पास आता है, साथ के साथ आपके पास जितने भी एससी आपके केस में आपके एरिया में किया हुआ था वो सभी भी आ जाता है। एससी के बारे में हम और डिटेल में आगे पढ़ते हैं। नाउ अगली गलती, एचएलबी ब्लॉक देखते ही नहीं है। यहाँ आपको सामने जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखिए, ये आपके अलॉटेड एचएलबी ब्लॉक की डिटेल्स है। इससे एक बार अपने ऑफर लेटर जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है उसके साथ जरूर मैच करें। अगर कोई भी चेंज है तो चार्ज ऑफिसर से एक बार बात करें। सेकंड, यहाँ आपको एचएलबी का नंबर दिया हुआ है, यहाँ सेलेक्ट एचएलबी का जो बटन दिया हुआ है दिस इज सेलेक्ट एचएलबी, यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। जिन इन्यूमरेटर को एक से ज्यादा एचएलबी है उनके लिए खासकर ये ध्यान देने वाली बात है कि जब अपना काम शुरू करें तो देख लें किस एचएलबी ब्लॉक में काम कर रहे हैं। लगने में छोटी चीज लग रही है मगर ये गलती हो रही है कि हमने सेलेक्ट कोई एचएलबी ब्लॉक कर रखा है और हम काम किसी और पे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सेंसस का काम शुरू नहीं हो रहा, ये सेंसस से प्रीएलिमिनरी काम है। तो यहाँ को इग्नोर जो करके चल रहे हैं वो बहुत गलती कर रहे हैं। सो हमने यहाँ करा सेलेक्ट एचएलबी, हमने एचएलबी देख लिया 23 नंबर है, ओके हम इसी एरिया में हम इसी की सेंसस करना चाहते हैं। अब डालेंगे हम एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बिल्डिंग कि इस एरिया में हमारे लेआउट मैप के हिसाब से कितनी बिल्डिंग थी। तो लेआउट मैप हमारे पास अवेलेबल है, हमने डाला उसमें से 36 और हमारे पास एक्सपेक्टेड नंबर बिल्डिंग है, हमने डाल दिया लेट्स सपोज 280। अब थ्रू आउट द ऐप जब मैं सिखा रहा हूं कहीं भी कोई भी डाउट आता है नीचे कमेंट में मुझे टाइम मार्क डाल दीजिएगा, हाँ इतने सेकंड और इतने मिनट पर आपको मुझे ये दिक्कत आई है इसको एक बार एक्सप्लेन करो, आई विल एक्सप्लेन दैट, उसमें कोई इशू नहीं है। बट एक बार देखते जाओ ताकि जितने भी कंफ्यूजन है वो अभी देखो, यहाँ अगर गड़बड़ पकड़ में आ गई बहुत बढ़िया बात है, बाद में तो हम सभी सरकारी नौकर हैं, किसी के शोकोज आए वो कोई नहीं चाहता है। ठीक है चलो आगे चलते हैं। अब क्लिक करेंगे हम हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन पे, ये हमने क्लिक किया। स्टार्ट डेट इन्फो दैट इज जस्ट एन इन्फो, इसको आप इग्नोर करो क्योंकि ये ट्रेनिंग ऐप की इन्फो है फिलहाल। आगे चलते हैं। न्यू हाउस लिस्टिंग एंट्री। न्यू हाउस लिस्टिंग एंट्री क्या कहती है, यहाँ आपके सारा एंट्री का काम होता है, जितने भी 34 सवाल आपके पूछे जाने हैं वो पूछे जाएंगे इस वाले बटन पर, न्यू हाउस लिस्टिंग एंट्री पर। तो मैंने हाउस लिस्टिंग एंट्री पे क्लिक किया, मेरा सेंसस का काम शुरू हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन क्या है, एक बार हम इस पे क्लिक करते हैं फिर हम बाकी सभी देखते हैं। न्यू हाउस लिस्टिंग एंट्री पे क्लिक किया, यहाँ आपको सबसे पहले दिखेगा लाइन नंबर। लाइन नंबर में जो पहली बार ऐप पर काम कर रहे हैं उन्हें दिखेगा लाइन नंबर 001। देखो लाइन नंबर यहाँ 007 इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस ऐप पे मैं काम करता रहता हूँ, बार बार ट्रेनिंग देता रहता हूँ, दैट इज वाई मेरे इसमें एंट्रीज हैं। आप अपनी लैब में जब काम करेंगे आपको दिखेगा 001, ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से काम शुरू होता है।
इस चीज को अच्छे से समझो। ये एक पेपर, जब हम पेपर पे काम करते थे तो वहाँ लाइन्स होती थी, तो ये आपकी क्या है, पहली लाइन है। तो पहली लाइन में जो आपने एंट्री करी है वो यहाँ आपको शो हो रही है। तो सभी डेटा को इस तरह से आप एक के बाद एक मान के चलिए, पहली लाइन पहला नाम हमारा काम हो गया। तो ये ऑटोमेटिक फिल्ड होता है, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, दिमाग में इसको लोड मत लेना, सर मेरा लाइन नंबर 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, डिलीट कर दिया, ये हो गया वो हो गया। ये सिस्टम खुद हैंडल करता है। तो लाइन नंबर 1 को आप देखो, दैट इज 007। अब आगे चलते हैं बिल्डिंग नंबर। सबसे बड़ी और माफी ना होने लायक गलती जो हो रही है वो हो रही है बिल्डिंग नंबर्स में। देखो, बिल्डिंग नंबर ऐसा फील्ड है, ये चेंज नहीं किया जा सकता। एक बार आपने डाल के सबमिट कर दिया तो बिल्डिंग नंबर आप चाहे कुछ भी कर लो, बदल नहीं सकते हो। तो हम अच्छे से जिस भी बिल्डिंग के अंदर है, बिल्डिंग 2 दीवारों की जो स्ट्रक्चर आपके अंदर है, प्रीमाइसेस के अंदर है, जिस बिल्डिंग के अंदर हम नंबर डाल देंगे। लेट्स सपोज कोई भी जो भी उसका नंबर था हमने डाल दिया, लेट्स सपोज लिखा 67Y, तो ये उसका बिल्डिंग नंबर हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ एक बटन हो रहा है रिपीट का, बिल्डिंग नंबर के जस्ट नीचे। रिपीट क्या करता है, मैंने जिस बिल्डिंग में काम कर रहा हूँ, हो सकता है एक बिल्डिंग में एक से ज्यादा घर हो, 1 फ्लोर पे, 2 फ्लोर पे, 3 फ्लोर पे, 4 फ्लोर पे। तो अगर मैंने जो लास्ट नीचे वाले फ्लोर का काम कर दिया है, अब मैं ऊंचे ऊपर वाले फ्लोर पर काम करना जाना चाहता हूँ, तो क्या मुझे वापस से बिल्डिंग नंबर टाइप करना पड़ेगा? नहीं। आप उसी बिल्डिंग में अगर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, रिपीट के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो जो लास्ट आपने बिल्डिंग नंबर डाला था वही वापस से लिखाई में आ जाएगा। और आप बिल्डिंग में से निकल चुके हैं, दूसरे बिल्डिंग में चले गए हैं, तो आप अगली बिल्डिंग का नंबर इसके अंदर डाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस समय तक आपके पास टेक्स्ट बॉक्स अवेलेबल, दैट मीन आप राइट कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे ही आप सेंसस हाउस नंबर पे यहां पहुंचते हैं, आपका टेक्स्ट बॉक्स लिखने वाला गायब हो गया है। वो क्यों हो गया? क्योंकि सेंसस हाउस नंबर भी ऐसा फील्ड है जिसे आप एडिट नहीं कर सकते। इसे या तो नए जनरेट करा सकते हैं या रिपीट। सो अब आप गए ऊपर वाले एक बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग का नंबर था 6P। 6P में आपको मिलता है एक सेंसस हाउस। एक सेंसस मतलब एक परिवार उस घर के अंदर रहता है। तो आप किस पे क्लिक करते हैं? न्यू पर। जब आप पहली बार किसी बिल्डिंग में जाते हैं और उसमें पहला घर मिलता है तो हम क्लिक करते हैं न्यू पर। न्यू सीक्वेंस में एक नंबर जनरेट करा देगा। अब ना इस चीज का लोड मत लेना, कई न्यूमरेटर इस चीज का लोड ले रहे हैं, सर लाइन नंबर सेंसस हाउस नंबर हमारा मैच नहीं कर रहा है। कोई इशू नहीं है, आपके अलग अलग प्रोसेस पे, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग सेंसस हाउस नंबर जनरेट हो रहे हैं। लाइन नंबर और सेंसस हाउस नंबर मैच करे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो हमने नया डेटा डालने के लिए हमने क्या लिख दिया, 0006 हमारे पास नया नंबर जनरेट हो गया। ये 3 फील्ड एडिट नहीं होते हैं, इनको 2 बार 3 बार अच्छे से देख लेना। आपने जो डाला है वो सिर्फ एक फील्ड है 6B। चलो आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद पूछता है एससी रेफरेंस। एससी क्या है? सेल्फ इन्यूमरेशन रेफरेंस। जिन लोगों ने खुद का इन्यूमरेशन खुद से किया हुआ है सेंसस की वेबसाइट पर जाकर, उन्होंने इन सभी 34 सवालों की डिटेल पहले ही डाल दी है। तो हम यहाँ यस पे क्लिक करके उनके द्वारा दिया हुआ रेफरेंस नंबर यहाँ डालकर सभी क्वेश्चन खुद ब खुद फिल हो जाएंगे, उस स्टेज में पहुंच सकते हैं। हमारे पास अगर एससी नंबर नहीं है, एससी नंबर कौन देगा? रेस्पोंडेंट, जिससे हम सवाल पूछ रहे हैं। तो हम किस पे क्लिक करेंगे? नो पर क्लिक करेंगे। नो पर क्लिक करने के बाद हमसे पूछा जाता है कि आप जिस सेंसस हाउस में हो, जिस हाउस होल्ड की आप एंट्री कर रहे हो, उस हाउस होल्ड के केस में आपके पास सेंसस हाउस में जमीन किस चीज की है। तो फ्लोर अगर जिस भी प्रोमिनेंट मटेरियल की बनी हुई है उसे हम क्लिक कर देंगे। आप गेस्ट रूम में हो, गेस्ट रूम में आपको वुडन की दिख रही है, तो जरूरी नहीं है पूरे घर में वुडन की हो। आप यहाँ पूछेंगे कि ज्यादातर पूरे घर में क्या लगा हुआ है, हो सकता है पूरे घर में टाइल लगा हो। तो जो भी रेस्पेक्टिव ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए और फिर आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। जैसे ही आपका फ्लोर का काम खत्म होता है, आपके पास पूछा जाता है वॉल किस चीज की है। वॉल के केस में भी हमें बाहर की लेयर नहीं देखनी है। जैसे घर है, घर में अगर आपके प्लास्टर हो रहा है तो प्लास्टर के अंदर क्या है, प्लास्टर के अंदर मान लो ब्रिक है तो आप क्लिक करेंगे ब्रिक पर। अगर प्लास्टर के अंदर आपके पास स्टोन है तो आप क्लिक करेंगे स्टोन पर। तो जो भी रेस्पेक्टिव ऑप्शन आता है उस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ जो गलती होती है, यहाँ ये गलती है कि जब हम इन्यूमरेटर्स पूछते हैं कि किस चीज का बना हुआ है, तो जो नया ऑक्यूपेंट है या कोई ऐसा पर्सन है या जो बंदा है जिसे ये नहीं पता है कि घर की दीवारें किस चीज, ऐसे केस मिलेंगे जहाँ ये कंफर्म नहीं होता घर की दीवारें किसकी है। हो सकता है पत्थर की बना हो सकता है ईंटों की। जब कंफर्म नहीं है तो दीज आर द गाइडलाइन। आप किस पे क्लिक कर सकते हैं? एनी अदर पर। आराम से आप एनी अदर पे क्लिक कर सकते हैं जब सामने वाला कंफर्म नहीं है, तो क्योंकि वो किसी भी चीज की हो सकती है। ठीक है, अगर उन्हें पता है कि हाँ ईंट की बनी हुई है, अगर कहते हैं हाँ सर शायद ईंट की बनी है, अगर उनको पता है कि हाँ ईंट की बनी है, आप ईंट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे जाइए। इसके बाद आता है रूफ किसकी बनी है। रूफ के केस में गलती क्या हो रही है, हम देख रहे हैं सीलिंग। सीलिंग के बजाय हमें क्या देख रहे हैं, वो एरिया जो छत को एक्सपोज है। अब तो हमारे पास तो हमने स्टोन लगा दिया, स्टोन के ऊपर हमने मसाला डाल दिया, तो मसाला किससे एक्सपोज है? छत से एक्सपोज है। आपकी पूरी छत सीमेंट की बनी हुई है, आप क्या डालेंगे? सीमेंट डालेंगे। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कई लोगों ने अपनी छतों के ऊपर टीन शेड डाला हुआ है।
अब एक्सपोज टू सन तो टीन शेड हो गया, तब क्या करोगे भाई, एक्सपोज टू सन भले टीन शेड हो गया, आपका पूरा घर अभी भी सीमेंट का बना हुआ है, पूरी छत आपकी सीमेंट की बनी हुई है, तो आप क्लिक करेंगे पर्टिकुलर कंक्रीट पर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो टीन शेड है वो सिर्फ बैठने और नॉर्मल मिनिमम यूज के लिए है। अगर उस पूरी टीन शेड से घर का ऊपर का एक फ्लोर बनाया हुआ है तो नाउ योर आंसर विल बी जीआई शीट। इस बात को ध्यान रखिएगा, समझिएगा। अगर एक फ्लोर है सिंगल आपने यूज ले रहे हैं, टीन शेड सिर्फ ऊपर धूप से बचने के लिए डाल रखिए कि हाँ आराम से बैठ सकें, तो आंसर रहेगा आपका कंक्रीट। और अगर उसे पूरा टीन शेड डाल के वॉल बना के उसके अंदर लोग रह रहे हैं तो आंसर आपका पूरी तरह से हो जाता है जीआई शीट। हम जब बात करते हैं तो हम सबसे ऊपर टॉप फ्लोर की बात करते हैं जब पूरा घर एक ही पर्सन के अंडर में है। अगर अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग सेंसस हाउस है तो इस पर्टिकुलर सेंसस हाउस की जो फ्लोर है इसमें काउंट होगी, इसके ऊपर वाले की सेंसस हाउस की फ्लोर इसके ऊपर काउंट होगी। क्लियर है? इसके बाद जो हम पूछेंगे ये पूछेंगे यूज ऑफ सेंसस हाउस। ये वो सवाल है जो आगे डिसाइड करेगा कि आप 34 सवाल पूछेंगे, 11 सवाल पूछेंगे या सवाल ही नहीं पूछेंगे। इन सभी ऑप्शन में हम सबसे पहले यूज करेंगे वो ऑप्शन जो सबसे आसान पड़ेगा, वो ऑप्शन होगा हमारा वैकेंट। वैकेंट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास नीचे एक ऑप्शन शुरू हो जाता है दैट इज एक्चुअल यूज, कि खाली क्यों है। तो हम यहाँ लिखेंगे खाली का रीजन। लेट्स सपोज खाली का रीजन है किसी किराए पे देना है बाद में, तो इसलिए खाली रखा हुआ है, तो वैकेंट टू लेट। कंडमनिशन के लिए खाली है, वैकेंट फॉर कंडमनिशन, और या इसके अलावा किसी और भी रीजन से खाली है तो आप उसे लिख सकते हैं वैकेंट फॉर रिपेयर। ठीक है, डन किया। आप अगर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपका आगे कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता है, 7 सवाल पे काम खत्म। ओके, इसके अलावा आप किसी भी चीज पर क्लिक करते हैं, लेट्स सपोज हम क्लिक करते हैं फैक्ट्री पर, शॉप पर, या किसी भी चीज पर, तो वहां क्या लिखेंगे। लेट्स सपोज आप क्लिक करते हैं शॉप पर, तो आप लिखेंगे शॉप का नाम। मैंने लिख दिया यहाँ गर्ग किराना स्टोर, तो ये क्या हो गया आपका शॉप का नाम। इसके अलावा अगर आप स्कूल या कॉलेज पे हैं तो स्कूल या कॉलेज का नाम, होटल पे हैं तो होटल का नाम, पर्टिकुलर जिस भी चीज पर आप क्लिक करें उसका नाम हम यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ जो सवाल आ रहा है वो ये सवाल आ रहा है सर इज इंस्टीट्यूट पे क्लिक करेंगे हम, क्योंकि ये सभी तो हमें इंस्टीट्यूट दिख रहे हो, नीचे हमें ऑप्शन दिखता है इज इंस्टीट्यूट। देखो ये जो 3 से लेकर आपके पास 0 तक के ऑप्शन है यहाँ आप क्लिक कर ही नहीं पाओगे, ये सभी होने को इंस्टीट्यूट है, सिस्टम को पता है ये पहले से इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ इज इंस्टीट्यूट डिसेबल रहता है। आप किसी भी क्लिक कीजिए, इस वाले बटन पे आप क्लिक नहीं कर सकते हैं। तो ये बटन पे कब क्लिक करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे जब आप सेकंड नंबर ऑप्शन पे होंगे। सेकंड नंबर ऑप्शन सबसे टिपिकल ऑप्शन होता है, ये जब चूज किया जाता है जब एक बिल्डिंग को या एक स्थान को आप ना सिर्फ रहने के लिए बल्कि किसी और बिजनेस पर्पज के लिए भी यूज कर रहे हैं। सो मान लो एक मकान है, सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं, एक मकान है जिसमें एक कमरा है जिसमें लोग रहते हैं, साथ में वहीं सिलाई मशीन का भी काम चल रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, बिजनेस भी हो गया और रहने का काम भी हो गया, तो क्या हो गया रेजिडेंट कम अदर यूज। सेकंड ऑप्शन को चूज किया जाएगा जब वहां कोई काम भी चल रहा है और लोग रह भी रहे हैं। ये हो गया छोटे स्केल की बात। लेकिन जब बड़े इंस्टीट्यूट की बात करें, मान लो कोई कॉलेज है जिसमें बच्चे रह रहे हैं, तो क्या होगा, वो क्या हो गया, एक इंस्टीट्यूट हो गया। अब लोग रह रहे हैं इसलिए हमने किया रेजिडेंट, अदर यूज मतलब कि वहां कॉलेज भी चल रहा है, अब वो इंस्टीट्यूट है तो हम किस पे क्लिक करेंगे, इस इंस्टीट्यूट पे। तो ऐसी संस्थान है जहां कुछ अननोन लोग, अनरिलेटेड लोग आपस में एक साथ रहते हैं और साथ में वहां बिजनेस भी चलता है या कोई काम चलता है या इंस्टीट्यूट चलता है, तो वो क्या जाएगा, रेजिडेंट कम अदर यूज के केस में जाता है। उसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे हमारी जेल हो गई, जैसे हमारे कॉलेजेस हो गए, तब आप किस पे क्लिक करेंगे, इस इंस्टीट्यूट पे। लेकिन अगर सिंपल आपके पास सिंपल मान लो शॉप चल रही है तो आपके लिए क्या है, इस इंस्टीट्यूट पे क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्लियर रखना, अगर कोई डाउट है तो स्टिल पूछ लेना कि सर ये वाली चीज आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, इसके अलावा अब एक ऑप्शन बचा हमारे पास रेजिडेंस। रेजिडेंस सबसे आसान है, जब एक ऐसा घर मिलता है जिसके अंदर सिर्फ लोग रहते हैं, वहां कोई बिजनेस नहीं चल रहा, वो कोई संस्था नहीं है, तो आप किस पे क्लिक करेंगे, पहले ऑप्शन पे, दैट इज रेजिडेंस। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक केस हो सकता है कि हमें पता है ये घर है, यहाँ लोग रहते हैं, लेकिन वहां ताला लगा हुआ है, तब क्या करोगे, तब हम क्लिक करेंगे रेजिडेंस पे और क्लिक करेंगे इज लॉक्ड पर। इज लॉक्ड ऑप्शन क्लिक किया जाएगा जब हमें घर पे ताला मिलेगा। अच्छा, इस लॉक को आप किसी और पे भी क्लिक कर सकते हैं क्या, चलो वो देखते हैं। अगर हमने क्लिक किया शॉप पर, क्या हम इसे लॉक दिखा सकते हैं, जी ये लो हमने शॉप पे क्लिक किया, इस लॉक पे क्लिक करने की कोशिश करेंगे, इस लॉक नहीं होता है। ठीक है, आप इनमें से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं तो इस लॉक का ऑप्शन डिसेबल हो गया। इस लॉक कब है, जब आपका रेजिडेंस है तब आप उसे लॉक दिखा सकते हैं, या आपके पास रेजिडेंस कम अदर यूज है तो आप उसे लॉक दिखा सकते हैं। ये दो ही केस है जब आप क्या दिखा रहे हैं, लॉक दिखा रहे हैं। क्या वैकेंट को लॉक दिखा सकते हैं, नहीं। क्या अदर यूज को दिखा सकते हैं, नहीं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इंस्टीट्यूट कब काम करेगा, जब आपका रेजिडेंट का मदर यूज है। इस लॉक कब काम करेगा, जब आपका रेजिडेंट का मदर यूज या रेजिडेंट है। ठीक है, तो जैसा आपको जगह मिलती है, जैसा आपको सेंसस हाउस मिलता है, वैसा ही पर्टिकुलर हम ऑप्शन क्लिक करेंगे, उसके सब ऑप्शन हम नीचे चूज करेंगे, उसके बाद हम आगे जाते हैं।
एक्चुअल यूज के अंदर हम लिखेंगे क्या काम में आ रहा है। तो यहाँ हम जैसे रेजिडेंस का मदर यूज है तो हम क्या लिखेंगे, रेजिडेंस कम शॉप, कि यहाँ शॉप भी चलती है प्लस रेजिडेंस का काम भी यहाँ आपका होता है। सॉरी, ये रेजिडेंस का मदर यूज। ओके, डन। नेक्स्ट हम क्लिक करते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आपके सेंसस हाउस की कंडीशन कैसे है। जैसा रेस्पोंडेंट जवाब देता है, उन्हें लगता है घर बहुत बढ़िया है तो गुड, उन्हें लगता है लिवेबल है, ठीक ठाक है, काम चल रहा है तो लिवेबल, और उन्हें लगता है नहीं जी बिल्कुल ही कंडमनेशन है तो कोड 3 आपके उस केस में आ जाएगा। रेस्पोंडेंट बेस है। अंतर क्या होता है देखो, गुड का मंदर हो गया घर में कोई भी रिपेयर की जरूरत नहीं है, लिवेबल का मतलब ये है कि हाँ माइनर रिपेयर की जरूरत है, और लास्ट ऑप्शन आएगा जब वो पूरी तरह से कंडम हो चुका है, रहने योग्य नहीं बचा है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आता है हाउस होल्ड नंबर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हाउस होल्ड नंबर ना ऑटोमेटिक आता है, ठीक है। हाउस क्या होता है, सेंसस हाउस क्या होता है, हाउस होल्ड क्या होता है, एंड आपका बिल्डिंग क्या होता है, ये अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक है। आई होप कि आपने ट्रेनिंग में इसको अच्छे से पढ़ा होगा। हाउस होल्ड वो परिवार है जो कि एक किचन से खाना खाता है, इसे हम शॉर्ट में ऐसे समझ लेते हैं। सो एक घर के अंदर मान लो दो भाई रहते हैं, दोनों का अलग अलग किचन है, तो उस घर में कितने हो गए, दो हाउस होल्ड हो गए। एक परिवार, एक घर है जिसके अंदर एक ही पर्सन रहता है, वो क्या करता है, अकेला खाना खाता है, तो वो क्या हो गया, एक हाउस होल्ड हो गया। अच्छा, एक घर है जिसके अंदर चार लड़के रहते हैं, चारों एक किचन से खाना खाते हैं, अब क्या होगा, वो एक हाउस होल्ड होगा। हाँ, जितने लोग एक किचन शेयर करते हैं वो सारे क्या होंगे, एक हाउस होल्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ आप उस हाउस होल्ड को आपने एक नंबर दी है, दैट इज नंबर 4। अब हम बताएंगे कितने लोग उस घर में रहते हैं। तो ये हम रेस्पोंडेंट से पूछेंगे कितने लोग नॉर्मली उस घर में रिजाइड करते हैं। गलती क्या होती है इस केस में कि जो लोग वहां नहीं रहते हैं उनको भी काउंट करवा दिया जाता है। तो इन्यूमरेटर ये समझाए जो नॉर्मली वहां रिजाइड करते हैं, जैसे पति पत्नी के केस में अगर हस्बैंड कहीं बाहर नौकरी कर रहा है तो उसे यहाँ काउंट नहीं किया जाएगा। बच्चे जो बाहर हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हैं उन्हें यहाँ काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ टोटल नंबर हमने डाला, लेट्स सपोज 4। देन हम आगे जाएंगे, नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। जो भी परिवार वाला बताता है कि भाई मेरे परिवार का मुखिया ये है, उस परिवार के मुखिया का नाम आप यहाँ डाल देंगे। मुखिया के नाम के डालने के बाद आप जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा जाता है कि मुखिया का सेक्स क्या है, तो वी विल क्लिक ऑन मेल और फीमेल, और जो भी आपके पास थर्ड ऑप्शन आता है उसे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट कैसे कि ओबीसी और जनरल तो आपके आ जाएंगे अदर कैटेगरी में, ठीक है। एसटी और एससी के लिए अगर कोई कहता है कि मैं एसटी हूं या एससी हूं, तो उस केस में आप क्या क्लिक करेंगे, यहां क्लिक करेंगे और उसका नाम देखेंगे, उसकी जो कास्ट है वो पर्टिकुलर दी हुई लिस्ट के अंदर है या नहीं है। अगर इस लिस्ट में आता है तो ही आप किस पे क्लिक करेंगे, रेस्पेक्टिव एसटी या एससी के केस में। अदरवाइज आप किस पे क्लिक करेंगे, अदर के केस में। दिल्ली के केस में एसटी है ही नहीं तो एसटी भी दिल्ली के केस में काउंट होगा ही नहीं। अभी आपने जो लिस्ट भी देखी तो लिस्ट में देखा होगा आपने, वहां एसटी का कोई नाम ही नहीं था। एससी के केस में सिर्फ हिंदू, बुद्धिस्ट और सिख, सिर्फ तीन ही कैटेगरी हैं जो एससी में काउंट होगी। अगर इसके अलावा कुछ भी आता है तो एससी में काउंट नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने भी लेटेस्ट इसके रिगार्डिंग गाइडलाइन निकाली थी और सेंसस की भी गाइडलाइन यही है। सो वी विल क्लिक फॉर जर्नल ऑन अदर, देन वी विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट पर जाने के बाद आता है ओनरशिप स्टेटस। ओनरशिप स्टेटस क्या बताता है कि घर किसका है भाई। अगर घर खुद का है या किरायों पे उस पे भी चल रहा है, इनके पास ईएमआई पे भी चल रहा है, तो आप किस पे क्लिक करेंगे, ऑन पे। अगर एज ए रेंट या किराएदार की तरह रह रहे हैं तो आप किस पे क्लिक करेंगे, रेंटेड पर। रेंटेड में दो ऑप्शन है कि आप किराए पर तो रह रहे हैं लेकिन आपका कहीं और घर है, तो दूसरा ऑप्शन। रेंटेड पे है लेकिन आपका घर कहीं नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन। अब इस केस में अगर किसी एम्प्लॉयर ने आपको घर दे रखा है, जैसे कि गवर्नमेंट क्वार्टर्स दे रखे हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर के केस में भी रेंटेड की कैटेगरी आती है, क्यों, एचआरए डिटेक्ट होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा एम्प्लॉयर जो किसी भी फॉर्म में आपका पैसा डिटेक्ट कर रहा है और आपको घर अकोमोडेशन दे रहा है तो वो रेंटेड की कैटेगरी में फॉल होता है। नेक्स्ट, ऐसा एम्प्लॉयर जिसने घर तो दे रखा है लेकिन पैसे डिडक्ट नहीं करता या कोई भी कटौती नहीं हो रही, पैसे नहीं कट रहे हैं, तो वो आएगा एनी अदर में, जहां ना घर आपका है ना आप उसके किराया चुकाते हो। इसके अलावा जो इलीगल इंक्रोचमेंट है वो सब किस में आते हैं, एनी अदर में आते हैं। नेचुरल शेल्टर वो भी किस में आएंगे, एनी अदर की कैटेगरी में आते हैं। फिर आते हैं टोटल नंबर ऑफ ड्वेलिंग रूम। ड्वेलिंग रूम की डेफिनेशन अच्छे से दे रखी है, मैं इमेज भी लगा दूंगा यहाँ पे। ड्वेलिंग रूम होता क्या है, वो सभी रूम्स जिसके केस में आपके कोई भी पर्सन नॉर्मली रह सकता है। देखो ड्वेलिंग रूम में ना दो चीजें ध्यान रखना, जब इस सवाल को पूछा जाता है तो गलती क्या होती है कि हम ड्वेलिंग रूम का मतलब मान के चलते हैं घर में कितने कमरे हैं। नहीं, ड्वेलिंग रूम का मतलब ये नहीं है। ड्वेलिंग रूम का मतलब है पर्टिकुलर हाउस होल्ड जिससे आप सवाल पूछ रहे हो। जैसे मैंने कहा ना, दो भाई हैं, दो भाई में से अगर आप पहले भाई की फैमिली की से सवाल पूछ रहे हो तो उस पर्टिकुलर फैमिली के पास में कितने रूम हैं वो जरूरी है, ठीक है। अगर उनके पास ऐसा कोई कमरा नहीं है जो सिर्फ उनका है तो इसका मतलब ड्वेलिंग रूम 0 है, ठीक है। तो जिस हाउस होल्ड के बारे में पूछा जा रहा है एक्सक्लूसिवली उसके पास कितने रूम है वो इसमें फिल किया जाएगा। रूम के में क्या आता है, क्या किचन आती है, नहीं।
किचन, लेट बाथ, बरामदा या आपका पासेज, ये आपके रूम की कैटेगरी में नहीं आते हैं। वो रूम जो एक्सक्लूसिव पोजीशन में है और सोने के लिए जनरली काम आ सकते हैं, वो सब इसके केस में डाले जाते हैं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन कहती है 1.5 बाय 2 मीटर का रूम। अच्छा, एक केस और है। मान लो आपके पास एक रूम है जिसमें एक सेंसस हाउस है जिसमें एक फैमिली रह रही है और उनके पास एक ही रूम है जिसमें वो रहते हैं। दिन में क्या होता है, वहां बुटीक चलता है, रात में उस कमरे में सोते हैं। अब ड्वेलिंग रूम कितने होंगे? देखो, हाउस होल्ड के तो पोजीशन में है, लेकिन क्या उसका यूज सिर्फ रहना है? नहीं। जहां आपके पास यूज भी बदल जाता है उस केस में ड्वेलिंग रूम भी वो काउंट नहीं होगा। अगर एक रूम एक से ज्यादा काम में आ रहा है तो उसे आप काउंट नहीं करेंगे, तब ड्वेलिंग रूम 0 हो जाएंगे। सो फॉर माय केस मैं लिख देता हूँ, लेट्स सपोज ड्वेलिंग रूम कितने हो गए? 3 हो गए। अब आता है नंबर ऑफ मैरिड कपल। अब याद है अपन ने क्वेश्चन फिल किया था कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने थे। अगर 4 नंबर है पर्सन तो आप यहाँ कितने लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं? नहीं, आप यहाँ 3 भी लिख सकते हैं। देखो, आप कहोगे 3, भाई 4 लोगों में 3 मैरिड कपल कैसे? तो मैरिड कपल की डेफिनेशन ये नहीं है कि शादी होना जरूरी है। मैरिड कपल की डेफिनेशन कहती है लिव इन में रह रहे हैं तो भी मैरिड कपल है, और मैरिज है तो भी वो क्या है, आपके मैरिड कपल में काउंट होते हैं। मैरिड कपल काउंट करने के लिए ध्यान रखना लेडीज कितनी है। लेट्स सपोज एक फैमिली के अंदर एक ऐसा कपल है जहां 2 लेडीज हैं और एक जेंट्स है। अगर 2 लेडीज और एक जेंट्स है तो मैरिड कपल कितने हुए? मैरिड कपल हुए आपके 2। इन केस आपके पास 2 जेंट्स और एक लेडीज है, ये तीनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो उस केस में मैरिड कपल कितने हुए? 1। ठीक है, तो जितनी लेडीज रहेंगी उतने मैरिड कपल रहेंगे, इस चीज को ध्यान रखना। तो एक जेंट्स और लेडीज का जो पेयर हो गया वो आपका मैरिड कपल को बनाता है। जितने लेडीज उतने एक कपल में आपके कपल माने जाते हैं। फिर आते हैं मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जहां से भी पानी ज्यादातर पिया गया है पिछले 12 महीने में, वो आपका इसका ऑप्शन होगा। अब देखो, घर में भले ही नल लग रहा है लेकिन आपने लगवा रखी है बोतल। सरकारी पानी आता है लेकिन आपने लगवा रखी है बोतल, तो आप किस पे क्लिक करेंगे? बोतल पे क्लिक करेंगे। आपके पास बोरवेल है तो बोरवेल पे, और नदी का पानी पी रहे हैं तो नदी। यहाँ सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, रेस्पेक्टिव ऑप्शन पे क्लिक करके हम किस पे जाएंगे? नेक्स्ट पर। अब आता है ड्रिंकिंग वाटर आपके पास अवेलेबल कहाँ है। लेट्स सपोज आपके घर में टैप लग रहा है जहां सरकारी पानी आता था, ठीक है, तो आप किस पे क्लिक कर सकते हैं? विद इन प्रीमाइसेस। लेकिन आप बोतल लाते थे, अब बोतल अगर आपके घर तक भी डिलीवर हो रही है ना, तो आप किस पे क्लिक करेंगे? विद इन प्रीमाइसेस। और आपके पास मान लो नल घर के बाहर है, या फिर आप मोहल्ले के किसी नल से लाते हैं, यानी विद इन 100 मीटर शहर के केस में, विद इन 500 मीटर गांव के केस में अगर पानी मिल रहा है तो नियर द प्रीमाइसेस। इसके अलावा कोई और ऑप्शन है, मतलब बहुत दूर जा रहे हैं, 100 मीटर से दूर जा रहे हैं शहर में, 500 मीटर से दूर जा रहे हैं गांव में, तो हम क्लिक करेंगे अवे पर। सो हमारे घर में पानी सपोज घर तक आ रहा है, हम किस पे क्लिक कर रहे हैं? यहाँ विद इन प्रीमाइसेस पर। इसके बाद हम पूछते हैं मेन सोर्स ऑफ लाइटिंग क्या है, घर में रोशनी किससे आती है। हम ये नहीं पूछेंगे बिजली आती है या नहीं आती है, रोशनी किससे आती है। लेट्स सपोज उनके अगर इलेक्ट्रिसिटी लग रही है तो इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ कनेक्शन लीगल होना या ना होना कोई मैटर नहीं करता। अगर उनके पास बिजली आ रही है, लाइटिंग आ रही है, तो आप उसको किस पे क्लिक करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। बाकी सभी सेम रेस्पेक्टिव ऑप्शन पे आपके पास है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सेस टू लेटरिन। यहाँ सवाल है एक्सेस का, ठीक है। पंचायत याद है, पहला एपिसोड, जहां सरपंच जी खुले में जाते हैं। क्या घर में लेटरिन नहीं है? घर में लेटरिन है, फिर भी वो खुले में जाते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में ऐसे केस में क्या डालोगे? एक्सेस टू लेटरिन है या नहीं है? एक्सेस टू लेटरिन है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? यहाँ डालेंगे यस। अब यस में आपके पास 3 ऑप्शन है। वो जो लेटरिन है वो पर्टिकुलर परिवार के लिए है, या बाकी परिवार, दूसरा जो फैमिली उस घर में रह रही है उसके लिए भी है, या आप शेयर कर रहे हैं। अगर सिर्फ उस परिवार के लिए, जैसे अटैच लेट बाथ कमरों में होता है, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन। और मान लो कोई घर में लेटरिन है जिसे बाकी हाउस होल्ड के साथ भी शेयर किया जा रहा है, तो दूसरा ऑप्शन। या फिर पब्लिक लेटरिन यूज की जाती है, जो कि झुग्गी झोपड़ियों के केस में मिल सकता है, तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन। फिर आता है लास्ट की नहीं, ओपन डिफिकेशन हो रहा है। अब देखो, यहाँ एज ए सुपरवाइजर अगर आपको क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन नंबर 4 मिल जाए, सतर्क हो जाओ, क्योंकि सरकार ने जगह जगह कह रखा है कि ओपन डिफिकेशन हमारे यहाँ बंद हो चुका है। यट अगर किसी पर्सन ने, किसी भी न्यूमरेटर ने कोड नंबर 4 डाल रखा है इस सवाल में, दैट मीन आप रिमार्क डालो या खुद जाके विजिट करके आओ, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी होना बहुत ही कम चांसेस है। फिर हम चलते हैं वेस्ट वाटर। ये क्या होता है? आपके बाथरूम का पानी, किचन का पानी, वो कहाँ जा रहा है। सवाल इसमें क्या आया था? इसमें सवाल ये आया था कि सर जो पानी जा रहा है वो तो क्लोज नाली में जा रहा है, लेकिन क्लोज नाली आगे जाके वो खुले नाले में जा रही है, तो उसके इसमें क्या लेंगे? भाई आपका घर का आपको कंसर्न है, आगे कहाँ जा रहा है उससे आपका कंसर्न नहीं है। सो इनकेस आपका क्लोज ड्रेनेज में जाता है, दैट इज योर कंसर्न कि मेरे घर का पानी कहाँ जा रहा है? क्लोज ड्रेनेज में जाता है। इसके बाद आता है बाथिंग फैसिलिटी। बाथिंग फैसिलिटी प्रीमाइस में है या प्रीमाइस के बाहर है, ठीक है। प्रीमाइसेस एक वो बाउंड्री जो आपके घर को डिफाइन करती है, अगर उसमें है तो यस मेरे पास बाथरूम है, नहीं तो बाहर।
बाथरूम दो तरह के हो सकते हैं, या तो पूरा छत जिसका कवर हो तो कोड 1, या जिसकी 4 दीवारें हो जो गांवों में मिल सकता है तो कोड 2 इस केस में आता है, नहीं है तो कोड 3 आपके पास आता है। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ पीजी। देखो ये वाला क्वेश्चन ना बहुत गड़बड़ कर रहा है सबका, क्योंकि पूछ सही नहीं रहे हैं लोग। सवाल क्या है, सवाल ये है कि आपके पास जो किचन है और एलपीजी कनेक्शन है या नहीं। तो सवाल 3 टुकड़ों में पूछा जाएगा। पहला पूछेंगे आप कि भाई आप खाना कहाँ बनाते हैं, घर के अंदर या घर के बाहर। अगर जवाब आता है जी हम खाना बनाते ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर है आपके पास 7। फिर लेकिन अगर ये जवाब आता है जी घर के बाहर बनाते हैं, घर के बाहर बनाते हैं, तो ऑप्शन है आपके पास 5 और 6। अब पांचवा ऑप्शन और छठे ऑप्शन में फर्क क्या है। अब जब वो कहता है जी हम घर के बाहर बनाते हैं, तो आप पूछेंगे कि आपके पास एलपीजी कनेक्शन है। अब ना यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप सवाल ये पूछ रहे हैं एलपीजी कनेक्शन है, आप ये नहीं पूछ सकते कि आप खाना एलपीजी पे बना रहे हैं या नहीं बना रहे। दैट इज नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्या एलपीजी कनेक्शन है, क्योंकि गांवों में उज्ज्वला योजना की वजह से कनेक्शन दिए गए थे, पर लोग खाना नहीं बना रहे हैं क्योंकि सिलेंडर मान लो उनको महंगे लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एलपीजी कनेक्शन है, हाँ एलपीजी कनेक्शन है। ठीक है, तो सवाल अगर आप ये पूछेंगे क्या आप गैस पे खाना बनाते हैं, तो जवाब गलत हो सकता है। तो सवाल क्या रहेगा कि आपके पास एलपीजी कनेक्शन है। तो हम क्या क्लिक करेंगे जी हम खाना बाहर बनाते हैं और हमारे पास एलपीजी कनेक्शन है। ओके क्लियर बात। ठीक है, अगर वो कहते हैं जी घर के अंदर खाना बनाते हैं, तो एक और सवाल जुड़ जाता है, घर के अंदर खाना बनाते हैं किचन में बनाते हैं या फिर अपने किसी कमरे में बनाते हैं। अगर वो कहते हैं जी हमारे पास किचन है, तो कोड आ जाएगा 1 और 2। अगर वो कहते हैं जी हमारे पास किचन नहीं है, तो कोड आ जाएगा 3 और 4। अगेन किचन में बनाए या कमरे में बनाए, एक और सवाल आता है इसमें एलपीजी कनेक्शन है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से घर के अंदर के केस में 3 टुकड़ों में, घर के बाहर के केस में 2 टुकड़ों में, और नो कुकिंग के केस में एक सिंगल सवाल से आप इस सवाल को खत्म कर सकते हैं। देखो अगर नहीं समझ में आया एक बार बैक करके इसको देख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सवाल पूछना कैसे है। ठीक है, इसके बाद आता है मेन फ्यूल ऑफ कुकिंग। मतलब आपके पास एलपीजी कनेक्शन भले ही है, लेकिन आप खाना किस पे बना रहे हो। अब वो सवाल आता है कि आप खाना किस पे बनाते हो। सो हम फायरवुड पे खाना बना रहे हैं, तो हम किस पे लिखेंगे, फायरवुड पे। भाई फायरवुड पे पिछले 12 महीने से खाना बना रहे हो सकता है आजकल गैस नहीं मिल रही है तो फायरवुड पे बना रहे हैं। तो आप यहाँ से पूछेंगे हमेशा से फायरवुड पे बना रहे हो, पिछले 12 महीने से अगर वो एलपीजी पे ज्यादातर बनाया, तो आप किस पे लिखोगे, एलपीजी लिखोगे। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम पूछेंगे रेडियो ट्रांजिस्टर। ये वो सवाल है जो छोटा सा है लेकिन गड़बड़ बहुत कर रहा है, क्योंकि इसको पूछने का तरीका बहुत अलग है। आप जब पूछते हैं तो ये पूछते हैं कि आपके घर में एक ट्रेडिशनल वर्किंग रेडियो सेट है। मतलब कि पुराना रेडियो सेट होता था ना, आजकल का मॉडर्न नहीं, पुराना रेडियो सेट जो जनरली होता था, अगर रेडियो सेट उनके पास है, तो आप किस पे क्लिक करेंगे, ट्रेडिशनल रेडियो सेट। यहाँ अवेलेबिलिटी की बात आ गई है। ठीक है, अब इसके बाद फंक्शनरी की बात आती है। अगर वो कहते हैं जी नहीं हमारे घर में ट्रेडिशनल रेडियो सेट नहीं है, तो आप क्या पूछेंगे, क्या घर में कोई भी रेडियो सुनता है। अगर वो कहते हैं हाँ रेडियो सुनते हैं, तो सवाल आता है किस पर, मोबाइल पे सुनते हैं, तो ऑप्शन 2। अगर वो कहते हैं जी नहीं मोबाइल पे नहीं कार में सुनते हैं, घर ऑफिस जाते समय, तो हम किस पे क्लिक करेंगे, 3 पर। एक और डिवाइस आता है कारवा। कारवा जिसमें कि आपके म्यूजिक गाने भरे हुए होते हैं और स्मार्ट एफएम की जैसा वो काम करता है। ये जितने भी स्मार्ट एफएम है, एलेक्सा वगैरह, ये सब आपके किस पे चले जाते हैं, ऑनी अदर डिवाइस के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी नहीं है और ना ही हम सुनते हैं, तो हम जाएंगे नो पे। तो ध्यान रखना 2 स्टेप में पूछना है। पहला स्टेप कि आपके पास रेडियो है या नहीं है। दूसरा स्टेप अगर नहीं है तो आप किस पे सुनते हैं, सुनते नहीं है तो बात खत्म हो जाती है। फिर इसके बाद सेम हम चलेंगे हम टेलीविजन के केस में। टेलीविजन का केस क्या है कि आपके पास टेलीविजन है। अगर वो कहते हैं यस हमारे पास टेलीविजन है, उस केस में हम पूछते हैं कि कनेक्शन किसका है। फ्री डिश है पहला ऑप्शन, एयरटेल का कनेक्शन है दूसरा ऑप्शन, डीटीएच जैसे हम डीटीएच कहते हैं, लोकल केबल कनेक्शन है तीसरा ऑप्शन, या किसी और तरह से वो देखते हैं, लेट्स सपोज वो ओटीटी के थ्रू देखते हैं, तो आपके पास आता है लास्ट ऑप्शन। फिर हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पर। एक्सेस टू इंटरनेट, घर में कोई भी एक्सेस करता हो। गलती कहाँ हो रही है कि इन्वेटर पूछने में कई बार ये गड़बड़ कर जाते हैं, क्या आप इंटरनेट चलाते हैं, नहीं, सवाल ये नहीं है। क्या घर में कोई भी इंटरनेट चलाता है, सवाल ये है। तो अगर घर में एक छोटा बच्चा भी इंटरनेट चला रहा है, तो हम सवाल किस पे क्लिक करेंगे, इन पे क्लिक करेंगे। अब मान लो वो कहते हैं भाई इंटरनेट चलाते हैं, किस पे चलाते हैं, मोबाइल पे चलाते हैं, तो आप क्लिक करेंगे दूसरे ऑप्शन पे। लैपटॉप चलाते हैं पहले ऑप्शन पे। ठीक है, यहाँ सुपरवाइजर के लिए इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। ठीक है, वो क्या आती है अभी हम देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लैपटॉप पे इंटरनेट चलाते हैं, हमने लैपटॉप पे क्लिक कर दिया। इसके बाद आता है कि लैपटॉप है या नहीं है। अब देखो अगर ऊपर आपने क्लिक करा है कि हम लैपटॉप पे इंटरनेट चलाते हैं, और इसके बाद अगर आप नो पे क्लिक कर देते हो, तो क्या ये सही जवाब है, नहीं। तो इस चीज को ध्यान रखना। बोलिए सर हम इंटरनेट तो चलाते हैं लैपटॉप पे, लेकिन लैपटॉप हमारा नहीं है, हमें तो ऑफिस ने दे रखा है, इसलिए हम ऊपर वाले पे तो यस करेंगे, नीचे वाले पे नो करेंगे। नहीं, ऑफिस ने भी अगर लैपटॉप दे रखा है तो वो असेट आपकी पोजीशन में है, आप उसे काम में ले रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, यस। ठीक है,
तो एज ए सुपरवाइजर अगर आपको दिखता है कि 28 में उन्होंने 1 नंबर पे क्लिक कर रखा है और 29 पे उन्होंने 2 नंबर पे क्लिक कर रखा है, दैट इज एन इश्यू। ये तुरंत रिमार्क डाला जाए और तुरंत के तुरंत एनिमेटर को बताया जाए। इसके बाद आता है टेलीफोन एंड मोबाइल फोन। देखो इसमें ना जो छोटी सी गलती हो रही है, जो कि हमें नहीं लगा था होगी पर हो रही है, वो ये हो रही है कि इसमें ऑप्शन क्या है, लैंडलाइन। कि आपके पास लैंडलाइन है, यस हमारे पास लैंडलाइन है, तो हम किस पे क्लिक करेंगे, लैंडलाइन पर। और मोबाइल है तो हम किस पे क्लिक करेंगे, स्मार्टफोन पे। बेसिक फोन है तो हम किस पे जाएंगे, बेसिक फोन पर जाएंगे। फिर एक ऑप्शन आ गया बोथ का। तो यहाँ इन्यूमिटर को ये लग गया कि बोथ मतलब स्मार्टफोन भी है और बेसिक फोन भी है। नहीं, बोथ का मतलब क्या है कि घर में लैंडलाइन भी है और मोबाइल फोन भी है। वो चीजें इस केस में बोथ में आती है। ठीक है। और लास्ट ऑप्शन आता है नो का। तो एज ए सुपरवाइजर अगर किसी की बोथ है तो एक बार पूछ लेना, कंफर्म कर लेना कि बोथ का मतलब वो सही समझे हैं या नहीं समझे हैं। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं बाईसाइकिल। देखो बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, ये तीनों क्वेश्चन आपके आते हैं 31 में। बाईसाइकिल है तो बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, सेकंड नंबर ऑप्शन, दोनों है तो तीसरा नंबर ऑप्शन, और कुछ भी नहीं है तो चौथा नंबर ऑप्शन। ये चार आपके पास ऑप्शन है। अब हैंडीकेप्ड पर्सन या जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है उनके केस में अगर हम बात करें तो उनकी जो ट्राईसाइकिल है वो भी किस में आती है, बाईसाइकिल की कैटेगरी में डाली जाएगी। इसके बाद आता है घर में कार, जीप और वैन है या नहीं है। कार, जीप और वैन में सिंपल क्वेश्चन है, यस या नो पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब जवाब क्या आते हैं, इसमें दिक्कत क्या हुई, सर ऑटो है, ऑटो काउंट होगा क्या, नहीं ऑटो काउंट नहीं होगा। ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर काउंट नहीं होगा। तो ऐसी चीजें जो कार, जीप, वैन इनमें नहीं आती वो इसमें काउंट नहीं होगी। एसयूवी हुई, एमपीवी हुई, ये सब इसमें काउंट होती है। ट्रैक्टर, ट्रेलर, ये सब इसमें काउंट नहीं होता है। दूसरी चीज, एक कमर्शियल टैक्सी है जिसको कि एज ए टैक्सी यूज किया जाता है, टैक्सी ड्राइवर की तरह उसे यूज किया जा रहा है, वो अपने पास है, तो क्या यस होगा या नहीं होगा, यस। उस केस में यस होगा। अगर आपके पास टैक्सी है जिसे कमर्शियल काम में लिया जा रहा है तो आपके पास क्या क्लिक होगा, यस पर क्लिक होगा। नेक्स्ट पे क्लिक गया। आपके पास खाने में ज्यादातर आप क्या खाते हैं, देखो यहाँ ऑप्शन जो दिख रहे हैं ना, वो दिख रहा है चावल। चावल में क्या क्या आ जाता है, ना सिर्फ चावल आ जाता है, चावल का आटा आ जाता है, पोहे आ जाते हैं। तो जो चावल बेस्ड चीजें ज्यादा खाते हैं, जैसे इडली हो गया, इडली क्या हो गया, चावल बेस हो गया। डोसा हो गया, क्या हो गया, चावल बेस हो गया। जो चावल बेस या चावल ज्यादा खाते हैं उनके लिए क्या हो गया, पहला ऑप्शन। जो गेहूं खाते हैं या मैदा की चीजें ज्यादा खाते हैं या सूजी की चीजें जो ज्यादा खाते हैं, उस केस में हो गया ऑप्शन नंबर 2। हम पिज्जा पे जिंदा हैं तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास, 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है। जवार, बाजरा, मक्का, ये आपके 3 अगले ऑप्शन है। इसके अलावा कोई भी मिलेट अगर ज्यादा खाते हैं तो इस पे जाएंगे हम एनी अदर पे। एक सवाल इसमें आता है, सर मल्टीग्रेन को किस में डालेंगे, हम तो मल्टीग्रेन खाते हैं। भाई मल्टीग्रेन के केस में भी एक ना एक अनाज ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा यूज लिया जाता है, ज्यादातर वो आपका होता है व्हीट। ठीक है। इसके बाद हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पर और आखिरी सवाल पे आ जाते हैं मोबाइल नंबर। देखो मोबाइल नंबर में कोई ओटीपी नहीं जाना है, कुछ नहीं जाना है, ये बात इन्यूमरेटर अच्छे से बता दे कि सर कोई ओटीपी नहीं जाएगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ घर में कोई सेंसस वाला आपको कम्युनिकेशन देना चाहे तो उस पर मैसेज आ जाएगा, सिर्फ इस काम के लिए, इसके अलावा किसी काम के लिए नहीं। अगर कोई देने से मना करे तो देखो, अगर इसके बिना भी अगर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, सबमिट हो रहा है, फिर भी हम क्या करेंगे, उनका मोबाइल नंबर लेंगे और उसका मोबाइल नंबर किस पर डालेंगे, इसके अंदर हम उसका मोबाइल नंबर इंसर्ट करा देंगे। ये हमने मोबाइल नंबर इंसर्ट करा दिया। इसके बाद हम किस पे क्लिक करते हैं, सबमिट पर। नाउ जो गलती नहीं करनी है, बिना देखे हमें कंफर्म नहीं करना है। ये वो पॉइंट है जहां आप अपनी गलती पकड़ सकते हो। एक एक क्वेश्चन को यहां बोलते चलो, हाँ जी आपका लाइन नंबर ये है, बिल्डिंग नंबर आपका 6 भी है। देखो बिल्डिंग नंबर ऐसी चीज है जो बोल के जरूर बताओ अपने सामने वाले को, ताकि कोई गड़बड़ होगी तो यहाँ पता चल जाएगी। इसके बाद आपके मटेरियल इस चीज का है, ये चीजें ये हैं, ये बोलना क्यों जरूरी है, अभी तो हमने भरा है। देखो बोला आपने है, भरा आपने, मगर जो रेडियल बटन है ना, कई बार गलत क्लिक हो जाते हैं। तो अगर यहाँ देख लोगे तो गलती यहीं खत्म हो जाएगी, वरना मैटर ऐसे ऐसे हुए हैं जहां ना सुपरवाइजर भी कुछ नहीं कर पा रहा है और सिर्फ नोटिस और कागज इश्यू हो रहे हैं। वो ना हो इसलिए एक बार 1 मिनट एक्स्ट्रा दे देना जब इतनी मिनट आपने दी है। उसके बाद हम किस पे क्लिक करेंगे, कंफर्म पे। यहां हमारे पहले सेंसस हाउस का काम होता है खत्म। अब पहले सेंसस हाउस का काम खत्म होने के बाद अगला हम क्या करेंगे, जैसे हमारे सेंसस हाउस का काम खत्म हुआ, अब आगे देखोगे तो लाइन नंबर क्या लिखा रहा है आपके, 008। अभी पिछला क्या आ रहा था, 007। दैट मीन हम नेक्स्ट लाइन पर अब बढ़ चुके हैं। अब अगर आप उसी बिल्डिंग में एक और घर या एक और हाउस होल्ड का काम कर चुके हो, दोनों को ऑप्शन है, या एक और घर है एक और फ्लैट में, या उसी फ्लैट में दूसरे भाई की आप रिकॉर्डिंग करना चाहते थे, तो दोनों केस में आप किस पे क्लिक करते हो, रिपीट पे क्लिक करोगे। देखो अगर आप बिल्डिंग छोड़ के दूसरे बिल्डिंग में चले गए हो तो आप क्या करोगे, नई बिल्डिंग डाल दोगे। लेकिन उसी बिल्डिंग में अभी तक हो, बिल्डिंग नहीं छोड़ी है आपने, तो किस पे क्लिक करोगे, रिपीट पे। अब उसी घर में भी हो तो आप क्लिक करोगे रिपीट पर। लेकिन उस घर से निकल के आप दूसरे फ्लैट पे या दूसरे माले पर चले गए तो आप किस पे क्लिक करोगे, न्यू पर। मैं उसी घर में हूं, मैं जो अब दूसरे भाई की रिकॉर्डिंग करनी है जो कि दूसरे
किचन से खाना खाता है तो मैं किस पे क्लिक करूंगा, रिपीट पर। अब इस रिपीट पे करने के केस में क्या होता है, सेंसस हाउस नंबर मेरा नहीं बदला, जो पिछला सेंसस हाउस था वही सेंसस हाउस नंबर मुझे यहाँ शो कर रहा है। एंड जैसे मैंने बाकी सारी रिकॉर्डिंग करी थी वो सभी रिकॉर्डिंग मैं यहाँ करता चला जाऊंगा। क्लियर है? चलिए अब इसमें बाकी जो सारे ऑप्शन आते हैं उस चीज को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी हमने जो एंट्री करी है वो हमें अगर अपडेट करनी है, जब हमने सबमिट करा दिया उसके बाद हमें अपडेट करनी है, तो हम यहाँ देख सकते हैं लाइन नंबर 7 दैट वाज आवर कंप्लीटेड लाइन। इसके बाद हमने एक टेस्ट छोटा सा करा था अगले भाई के लिए, वो लाइन नंबर 8 थी, वो अभी डेटा इनकम्प्लीट है। तो आपको यहाँ जितना भी इनकम्प्लीट डेटा है, देखो यहाँ कौन सा डेटा दिखता है, यहाँ डेटा 3 तरह के दिख रहे हैं आपको। पहला, जो घर आपने लॉक मार्क करे हैं उन सभी को आप अभी भी एडिट कर सकते हो। क्यों एडिट कर सकते हो कि जिस समय पहली विजिट की उस समय क्या था, लॉक था, लेकिन अगली विजिट में अगर आपको वो अनलॉक मिल जाता है, फैमिली मिल जाती है, तो डेटा डालना पड़ेगा ना उसका। तो कैसे डालोगे आप, वो ऐसे डालोगे, यहाँ डैशबोर्ड पे जो आपके पास ये सेकंड वाला ऑप्शन है अपडेशन डेटा, इस पे आप क्लिक करोगे। अपडेशन डेटा में देखो लिखा हुआ है स्टेटस लॉक एंड सिंक, उस पर्टिकुलर हाउस पे जाओगे, ये मेरा घर का नंबर है, बिल्डिंग नंबर, इस पे मैंने करा एडिट पे क्लिक। ये जो आइकन था ना पेंसिल वाला आइकन, ये देखो मैं फिर से दिखा देता हूँ, अपडेशन, ये पेंसिल वाला आइकन, इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास वो पूरी पूरी एंट्री खुल जाएगी। अब इस एंट्री को खुलने के बाद आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, जितना भी हमें सवाल का जवाब मिलता है वो सब इसके अंदर डाल देंगे। दूसरा कौन सा डेटा हमारा सिंक नहीं होता है, दूसरा होता है इनकम्प्लीट वाला डेटा, जो जो तुम्हारा इनकम्प्लीट है वो सब सिंक नहीं होता। तीसरा, सिंक करने के बाद हमने जितना भी काम करा है वो सारा काम भी इसी में रहता है। मतलब आपने अभी तक सिंक नहीं करा है तो जितना भी आपने अभी तक काम करा है वो सब अभी तक आपके सिर्फ मोबाइल के अंदर है, ऊपर नहीं गया है, ऊपर सर्वर पे नहीं गया है। हमें आगे सर्वर पर भेजना होता है। भेजते कैसे हैं, देखो यहाँ से हमने एंट्री करी, यहाँ से हम उसे एडिट कर सकते हैं। अगर ऊपर सर्वर पे भेजना है तो आपके पास ऑप्शन है सिंक का। सिंक पे क्लिक करने के बाद डेटा आपके मोबाइल से निकल के कहाँ चला जाएगा, सेंसस डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा। देखो अभी तक आप डिलीट कर सकते थे डेटा, डिलीट कैसे कर सकते थे डेटा, किसी भी डेटा को डिलीट करना है, अपडेशन पे क्लिक किया, यहाँ देखो आपको डिलीट के बटन दिख रहे हैं, ये सभी डिलीट के बटन दिख रहे हैं, क्लिक करो और इस चीज को डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक डेटा अपने पास ही है, हम डिलीट करके वापस एंटर डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे अभी देखो हाउस नंबर 7, ये आपका क्या है, लाइन नंबर 7 इस समय कंप्लीट दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ सिंक पर क्लिक कर देता हूं तो सिंक पर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ क्लिक करा और ये मैंने साइन कर दिया और सेव एंड सिंक। अब क्या होगा, जो भी मेरा कंप्लीटेड और लॉक्ड वाला डेटा था वो सब ऊपर चला जाएगा। कई बार आपको इसमें एरर इशू मिल सकता है, जैसे कि अनऑथराइज्ड टोकन। इसको हम क्या करेंगे, वापस एक बार सिंक पे क्लिक करा, यहाँ क्लिक करा, सेव एंड सिंक, तो यहाँ लिखा आएगा सिंक सक्सेसफुली। अब ये जो सिंक सक्सेसफुली है इसका मतलब है आपका जितना भी काम था वो ऊपर जा चुका है। अब अगर आप देखना चाहोगे अपडेशन में तो यहाँ आपको लाइन नंबर 7 गायब दिख रहा है। क्यों दिख रहा है लाइन नंबर 7, क्योंकि वो कंप्लीटेड डेटा था वो अब ऊपर जा चुका है। बोले सर अपडेटेड था ऊपर जा चुका है लेकिन हमें पता चला हमने नाम की टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, तो हम कैसे एडिट करेंगे। सिंक डेटा को एडिट करने के लिए जो आपके पास आइकन आता है वो ये वाला है, और एडिट ऑलरेडी सिंक डेटा, इस पर क्लिक करो। इसके बाद यहाँ जितने भी डेटा आपके सिंक हुए हैं, देखो इस लाइन नंबर 7 दिख गया, लाइन नंबर 7 को आप सिंक कर सकते हो, एडिट कर सकते हो इस वाले आइकन पे क्लिक करके। ओनली डिफरेंस जो है वो ये, आप इसे अब डिलीट नहीं कर सकते हो। देखो अभी तक जो तुम जब तक मोबाइल में था तब तक हम डिलीट कर सकते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद अब डिलीशन नाम का हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा है। ठीक है, जब ये सारे काम खत्म हो गए, आपके पास बहुत अच्छे से काम हो गया, तभी आप इसको कंप्लीट करो। व्यू समरी क्या करती है, जितना भी आपने काम अभी तक किया है उसकी समरी आपको दिखा देगी। दैट मीन कितने डिलीट हैं, कितने सिंक हैं, कितने इनकम्प्लीट है, वो सब यहाँ से दिख जाएगा। यहाँ सिर्फ आई बटन पे क्लिक करो, किसी परिवार को आप देख सकते हो, किसी भी आई बटन पे क्लिक करो आप परिवार को देख सकते हो। यहाँ आपको डिलीटेड वाले भी दिख जाएंगे। ठीक है, डिलीटेड एंड सिंक से आप दिक्कत ना ले। डिलीटेड एंड सिंक का मतलब सिर्फ इतना है, आपने डिलीट किया था उसकी इन्फॉर्मेशन ऊपर पहुंच गई कि लाइन नंबर 2 पे क्या था, डिलीटेड डेटा था, वो कहीं भी काउंट नहीं हो रहा है, तो उस चीज की आप टेंशन ना ले। फिर आखिरी ऑप्शन बचता है मार्क एज कंप्लीट। जब आपका सारा काम हो चुका है उसके बाद आप मार्क एज कंप्लीट पर क्लिक करेंगे। देखो एक एचएलबी पे गलती से मार्क एज कंप्लीट पे क्लिक नहीं करना है, कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, काम आगे होता रहता है। उससे क्या इशू आता है वो हमने सुपरवाइजर वाले वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ हम क्या देखते हैं, मार्क एज कंप्लीट, हमारे एचएलबी का काम पूरा हो गया, लास्ट में हम टिक करेंगे। ये कहता है यू हैव नॉट कंप्लीटेड ऑल सेंसस हाउस। इसे कैसे पता चला, देखो जब भी आप मार्क एज कंप्लीट पे क्लिक करते हो तो ये 3 काम करता है। जितने भी सिंक डेटा है वो देखता है कि आपका सारा डेटा सिंक हो गया या नहीं हो गया, कोई इनकम्प्लीट डेटा तो नहीं बचा है आपके पास। साथ में देखता है कि आपने जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बिल्डिंग सबसे पहले भरे थे, याद है कहाँ भरे थे, यहाँ, ये एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बिल्डिंग, क्या आपने जितनी बिल्डिंग भरी थी, जितने सेंसस हाउस आपने भरे थे, क्या उतने सेंसस हाउस आपने किए हैं। अगर आपने उतने सेंसस हाउस करे हैं तो ही आपके सिंक होने देगा, अदरवाइज आपका ये काम कभी कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इशू क्या आ सकता है, सर हमने एक्सपेक्टेड नंबर बिल्डिंग 250 भरी थी, लेकिन जब हम काम करने गए तो हमारी जो नंबर बिल्डिंग मिली वो मिली 240 ही।
या 249 मिली। अब क्या हमारा काम कभी खत्म ही नहीं होगा? होगा। आप इसको एडिट कर दीजिए, सिंपल इस पर क्लिक कीजिए, 249 कर दो, ये हो गया काम खत्म। कोई ऐसा इशू नहीं है, आप इस एक्सपेक्टेड नंबर को जितनी बार चाहो उतनी बार एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो जब आपका काम खत्म हो जाए, पूरी तरह से सेटिस्फाई हो, ये डेटा मैच कर जाए एक्सपेक्टेड नंबर वाला, तभी आप क्या कर सकते हो, इस पर क्लिक करके यहां साइन करके आप इसको सेंड कर सकते हो। दैट इज हाउ आप अपना सारा डेटा अपलोड कर सकते हो। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है नीचे लिख देना, मैं सभी का जवाब दे रहा हूं। टाइम स्टैम्प जरूर डाल देना कहीं कोई दिक्कत आती है तो। ये वीडियो उन इन्यूमरेटर्स को भी भिजवाओ जो इस समय फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसी गलतियां हैं जिसकी कोई माफी नहीं है। ऐप अलाउ ही नहीं करेगी एडिट के केस में। तो उन सब चीजों को हमने यहाँ डिस्कस किया था जो कि ऐप अलाउ नहीं करती है, वापस से चेंज करने के लिए इस इंस्टीट्यूट का हमने चेक किया था, वो सब भी आप इसको देख सकते हो। इफ इट हेल्प, क्लिक ऑन लाइक।